हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है फन तन से रौनक भाई की। इसमें हम देखेंगे कि द वैक्सीन वॉर मूवी में किस तरह से दिखाया गया है कि जब कोरोना हमारे यहाँ आया था कितनी महामारी फैली हुई थी और वैक्सीन के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो आइए देखते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। द वैक्सीन वॉर में बताया गया है कि जब जिनपिंग की छोटी ननद का लड़का कोरोना वायरस जब भारत आया तो हमारे साइंटिस्ट को कैसे एक साथ तीन लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहली लड़ाई थी कोरोना वायरस से, दूसरी थी उसका इलाज ढूंढने की, और तीसरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी उन लोगों से जो चाहते ही नहीं थे कि भारत कोरोना की वैक्सीन बनाए, जिनका दबाव था कि भारत बाहर से वैक्सीन खरीदे, जो हर दिन जलती लाशों को देखकर खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इन लोगों की मैं बात करूं, उनके पोल पट्टे खोलूं, हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब कोविड भारत में आया तो सबसे पहला चैलेंज ये था उसे समझने का। साइंटिस्टों को ये जानना था कि भैया ये बला क्या है, कौन गांव है, कौन जात है। आप दुश्मन को तभी हरा पाएंगे ना जब पहले ये पता हो कि वो है क्या। तो भारतीय साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को समझने के लिए सबसे पहले उसे आइसोलेट किया। इसके बाद अगला चैलेंज था वैक्सीन बनाने का। अब वैक्सीन कोई गोभी का पराठा तो है नहीं कि मम्मी ने रसोई में गोभी कद्दूकस करके आधे घंटे में बना दिया। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं। कई सालों तक जानवरों पर उसका ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, उसके बाद वैक्सीन अप्रूव होती है। मगर कोरोना के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। सरकार का ऑर्डर था कि वैक्सीन बनानी है तो बस बनानी है। सालों की इस प्रोसेस को कुछ महीनों में करना था। अच्छी बात यह है कि राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहीं भी चीजों को डम डाउन करने की कोशिश नहीं की, और मुझे ये चीज अच्छी लगी। अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस है या टर्मिनोलॉजी है तो उसे वैसे ही बताया गया है इस फिल्म में। साइंटिस्ट के सामने जो चैलेंजेस थे उसे वैसे ही दिखाया है। जिस जिस लेवल पर प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ बताया गया, और ये सब बताते हुए ये भी दिखाया गया है कि सब कुछ एकदम से नहीं हो गया। सच कहूं तो मूवी में जब साइंटिस्ट को वैक्सीन बनाने के लिए स्ट्रगल करते देख रहा था, और ये देख रहा था कि उनमें से कितने लोग उस टाइम कई दिन तक घर नहीं गए, अपने कई दिनों तक सोए नहीं थे, माएँ अपने 7-8 साल के बच्चों से मिल नहीं पाई थी, और उनके इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जब कोई उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। We are all going to die. We are all going to die, and I know it. We are not going to die, girls. We are scientists. You know? आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जब कोविड आया और इतनी तेजी से फैल रहा था तो हर आदमी इस प्रेशर में था कि यार मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को कोरोना ना हो जाए। खुद को और अपनी फैमिली को बचाना हमें हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। अब आप उन साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जिन्हें अपनी भी जान बचानी थी, घर वालों की भी फिक्र करनी थी, और उन्हें यह भी पता था कि अगर हमें पूरे देश को बचाना है तो वैक्सीन बनानी ही होगी। मतलब आप सो नहीं पा रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर आप हार भी नहीं मान सकते, क्योंकि आपके हारने का मतलब है पूरे के पूरे देश का हार जाना। यानी ये वो इमोशन है जहां कुछ लोग पूरे के पूरे देश को बचाने में लगे हैं। ये सच में आपको एक वॉर वाली फीलिंग देता है। तो फिल्म में हमारे साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने लोगों के लिए वैक्सीन बनाने का था, मगर इससे भी बड़ा चैलेंज जो था, जिसे देखकर शायद आपका खून खौल जाए, वो ये कि कैसे जब हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे थे, इसी टाइम मीडिया का एक सेक्शन हमारे ही वैज्ञानिकों का हौसला तोड़ने में लगा था। उनकी हरकतें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल हेट में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि वो देश के ही फेल हो जाने की बद्दुआ करने लगे। अच्छा, जैसा मैंने अपनी इंट्रो में शुरू में कहा था कि इंसान हो या कोई कंट्री, हम दूसरों से तो लड़ लेते हैं मगर अपने ही लोगों से लड़ने में इंसान टूट जाता है। वैक्सीन वॉर में भी यही दिखाया है। जैसे ही कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों को यह पता लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए अपने ही देश में वैक्सीन बन रही है तो वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट के दो कारण हैं। अब आप गंदी सोच का लेवल देखिए। घबराहट का कारण नंबर 1 कि कहीं भारत में अगर कोरोना की वैक्सीन बन गई और हमने टाइम पर लोगों को लगाकर उनकी जान बचा ली तो इससे कहीं सरकार हीरो ना बन जाए। मतलब फिल्म में जो प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह दिखाई गई हैं, वो बाकायदा ये बोल रही है, उनका एक डायलॉग है कि राजा को हारना चाहिए फिर चाहे कुछ भी हो। इतना ही नहीं, फिल्म में जो सबसे खतरनाक एंगल दिखाया गया है वो ये कि कैसे इंटरनेशनल फार्मा कंपनियों को जब ये पता लगता है कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है तो वो रोहिणी सिंह जैसे जर्नलिस्ट से कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ लिखो, तुम लोगों को ये बताओ कि कैसे इंडियन वैक्सीन सब स्टैंडर्ड होगी, लोगों में डर फैलाओ। इतना ही नहीं, ये फार्मा कंपनियां बाकायदा एक टूल किट देती है जिनमें ये साफ साफ लिखा होता है कि कैसे इंडियन वैक्सीन को लेकर या कोविड हैंडल करने को लेकर इंडियन सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखे जाएंगे। फिर कुछ जर्नलिस्ट उन आर्टिकल को कोट करके ट्वीट करेंगे, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उस पर रिएक्ट करेंगे। इस तरह वैक्सीन के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। फिल्म में कई बार दिखाया गया है कि एक लॉबी की तरह ये लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि भारत सरकार फाइजर से वैक्सीन क्यों नहीं ले रही है। ये लोग कभी इस बात का जिक्र ही नहीं करते कि कैसे फाइजर भारत सरकार के रूल्स नहीं मान रही है।
वो अपनी वैक्सीन से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपना डेटा शेयर करने को तैयार नहीं है, भारत में ह्यूमन ट्रायल करने को भी तैयार नहीं है। उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए, जो भारत के पास नहीं है। वो जर्नलिस्ट इनमें से कोई बात जनता को नहीं बताते। ये एक लॉबी बार बार मीडिया में सिर्फ यही बात बोलती है कि सरकार अपनी ईगो में फाइजर की वैक्सीन नहीं ले रही। और आज दोस्तों, जब फाइजर वैक्सीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड प्रूव हो गई, तो यह साबित हो गया कि उस वक्त इस वैक्सीन को भारत में न आने देने का फैसला कितना सही था। फाइजर वैक्सीन जब शुरू में आई तो इसने कहा कि हमारी वैक्सीन तो 100 से 95% तक इफेक्टिव है। फिर ये 95% से 88% पर आ गया, फिर 70 पर आए और इसका आंकड़ा गिरते गिरते इतना नीचे चला गया कि लोगों के होश उड़ गए। जिन देशों में ये वैक्सीन दी गई वहां लोगों को कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई। कहीं वैक्सीन लेने वालों को लकवा मार गया, कहीं हार्ट में सूजन आ गई। इंग्लैंड में 36 साल की एक लेडी की वैक्सीन लेने के 11 दिन बाद मौत हो गई। इसलिए मैंने कहा कि फाइजर वैक्सीन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड थी। और भारत में कुछ पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज भारत सरकार की इस बात पर आलोचना कर रहे थे कि हम फाइजर से ये फ्रॉड खरीद क्यों नहीं रहे। आप ही सोचिए, दुनिया के 181 देशों ने फाइजर से 400 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदी। उसने एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच दी। उसका प्रॉफिट 75,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। उनका टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ से बढ़कर 8,22,000 करोड़ हो गया। उसका शेयर प्राइस इंडियन करेंसी में अगर बोले तो 2200 रुपए से 4200 रुपए हो गया। और 1.5 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि जिस चीज के लिए दुनिया ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसका सक्सेस रेट तो 20% भी नहीं है। अब जरा सोच कर देखिए, इस एक लॉबी के प्रेशर में अगर सच में हमने भी फाइजर वैक्सीन भारत में आने दी होती, उसी फाइजर के भरोसे हम अपनी वैक्सीन डेवलप करने पर ध्यान नहीं देते, तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती। अगर इंडियन आर्मी ये कहती कि हाँ उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप उस पर ऐसे सवाल करते हैं जैसे आर्मी सरकार को कोई पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए झूठ बोल रही है। इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है। हम जानते हैं सरकारें दूध की धुली नहीं होती, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन हमेशा डाउट करने का क्यों होता है? आप सोचिए, उरी के टाइम पाकिस्तान तो डिनायल मोड में था ही। अगर हमारे भी कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई सबूत दिखाओ, तो एज ए कंट्री आप पाकिस्तान के सामने हमें नीचा नहीं दिखाओगे। उसी तरह आपने गलवान के टाइम भी किया। वो तो खुद बाद में चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान दिया। बाहर की मैगजीन्स ने चीनी सैनिकों के मरने की बात लिखी, तब जाकर कुछ लोग ये माने। G20 की बात करते हैं। G20 की मेजबानी जब भारत को मिली, तो बजाय ये सोचकर खुश होने के कि भारत ने हाल फिलहाल में इतने बड़े इवेंट को होस्ट नहीं किया, कुछ लोग इस बात का मजाक बना रहे थे कि भाई देखो, भारत मंडपम के एक पंडाल में पानी इकट्ठा हो गया। मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप घर वालों की हेल्प करोगे, इस बात पर दुखी होंगे, या दूसरे कमरे में बैठकर अपने ही माँ बाप का मजाक उड़ाओगे कि देखो बढ़िया हुआ, ये लोग खुद को ज्यादा ही होशियार समझते थे, हो गई ना गड़बड़। भाई लोग, इंडिया से बाहर जब आप जाओगे ना, तो दुनिया आपसे ये नहीं पूछने वाली कि तुम राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, तुम केरल से हो या पंजाब से हो या मुंबई से हो। भारत के बाहर आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ भारतीय हो। इसलिए भारत का किसी भी फील्ड में अच्छा या बुरा करना सरकार की तारीफ या बुराई नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की तारीफ और बुराई है। मगर पता नहीं क्यों कुछ लोग अपनी नफरत के हाथों इस कदर मजबूर हैं कि वो नेता को हारते देखने के लिए देश को गिरते देखना भी मंजूर कर लेंगे। और द वैक्सीन वॉर फिल्म उसी अफसोसजनक सच को दिखाती है। अच्छा, इस पॉलिटिकल एंगल के अलावा जो चीज जानकर सच में खुशी हुई और जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया, वो ये कि ICMR और NIV की जिस टीम ने कोवैक्सीन बनाई, उसमें 70% महिलाएं थी। आम घरेलू महिलाएं, जो आपकी और हमारी माँ की तरह सूट साड़ी पहनकर ऑफिस जाती थी, घर पर बच्चे भी संभालती थी, ऑफिस में बॉस की डांट भी खाती थी, जो परिवार से दूर होने का दर्द भी सहती थी, थक हार कर रोती भी थी, मगर अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्हीं महिलाओं ने वैक्सीन बनाकर पूरे देश को बचा भी लिया। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके घर छोटी बच्ची है, अगर आप मैरिड हैं या गर्लफ्रेंड भी है आपकी, तो उन लोगों को थिएटर ले जाकर ये फिल्म जरूर दिखाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जिस तरह से द वैक्सीन वॉर मूवी में दिखाया गया है कि कोरोना के टाइम पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था डॉक्टरों ने, और ये बात बिल्कुल सच है, वैक्सीन को बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी किसी के पास नहीं था और महामारी इस तरह से फैली हुई थी कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी। फैमिली को बचाना और लोगों को बचाना इतना मुश्किल हो गया था। हर इंसान अपने बचाव के विषय में सोच रहा था कैसे बचा जाए, और कितने तरीके भी यूज किए जा रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि वैक्सीन तैयार हो रही है, तो लोग एक खुश थे कि हाँ शायद अब कोई ना कोई तरीका हमें मिल जाएगा वैक्सीन से। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है कि वैक्सीन कोई खेल नहीं था। वो लेडीज़ डॉक्टर थी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। डॉक्टरों ने स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि उस वक्त डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। और जिस तरह से हर तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा कोरोना की जो लहर थी ना, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी पूरे देश में।
पूरे देश को परेशान करके रखा था। हर इंसान अपने बचाव के लिए सोच रहा था और उसमें से ना कुछ लोग थे ऐसे जो कि रियलिटी थी कि पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि देश के लिए ज़रूरी क्या है, देश ज़्यादा ज़रूरी है या अपना भेदभाव। लेकिन नहीं, वो यही चाहते थे कि अगर कहीं भारत में वैक्सीन बन के तैयार हो गई तो भारत की जो सरकार है वो नंबर 1 पे हो जाएगी। भारत की सरकार का उस वक्त नंबर 1 पे होना, ये सब चीज़ बिल्कुल सोचना ही नहीं था। उस वक्त तो यही चीज़ लगती थी कि वैक्सीन बनके तैयार हो जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि डॉक्टर भी हार नहीं मान सकते थे। उनको भी पता था कि हार मानना मतलब देश खतरे में है और देश के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।